विराज जानता था कि नायरा गुस्से में और अपनी जेलसी में ईशानी के साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए विराज ने एपी से कहा, अब वो शांत नहीं बैठेगी एपी, तुम ईशानी के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दो, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ओके सर, मैं खुद इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि ईशानी सेफ रहे, आप बेफिक्र रहिए। विराज और एपी भी ढाबे के अंदर चले गए जहां ईशानी और बाकी लोग खाना खा रहे थे। ईशानी ने अपने बैग से एक छोटा डिब्बा निकाला और विराज से कहा, मिस्टर ओबरॉय, इसे चक्कर बताइए कैसा बना है, मैंने स्पेशली कपूर अंकल से ये डिश सीखी है, उनके किचन से बनाकर मैं थोड़ा सा अपने साथ ले आई। विराज खाने से पहले ही डर गया क्योंकि लास्ट टाइम वो ईशानी के हाथ का बना खाना खा चुका था। खैर मजबूरी में विराज ने खाने को चखा और जैसा उसने सोचा था ठीक उसी तरह ये खाना उस दिन से भी ज्यादा बुरा निकला। मगर विराज ने ईशानी का दिल रखने के लिए पूरा खाना खत्म किया। वहीं खड़े एपी से लीगल टीम के एक मेंबर ने धीरे से पूछा, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? एपी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप इसकी आदत डालो भाई, मुझे लगता है अब ये सिलसिला जारी रहेगा। दोनों के साथ साथ यहाँ मौजूद बाकी लोग भी मुस्कुराने लगे। कुछ ही वक्त में सब लोग मुंबई के लिए निकल गए और वहाँ से दिल्ली पहुँचते ही ईशानी तुरंत अपने करण भाई से मिलने के लिए घर की ओर निकल पड़ी। जाते जाते विराज ने ईशानी से कहा, तुम्हारे पास आराम करने के लिए कुछ दिन है, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं एपी को बता दूंगा, तब तक तुम आराम कर सकती हो। घर पहुंचकर ईशानी ने देखा कि करण आराम से घर में सो रहा है। घर भी काफी साफ सुथरा था। इसका मतलब साफ था कि नरकटपल्ली ने करण की और घर की देखभाल अच्छे से की थी। करण ने जब उठकर ईशानी को देखा तब वो खुशी से झूम उठा और बार बार दोहराने लगा, ईशानी आ गई, करण की ईशानी आ गई। ईशानी ने मुस्कुराकर करण को जवाब दिया, हाँ आपकी ईशानी आ गई, आप मुझे मिस कर रहे थे ना, इसीलिए मैं झट से आ गई। ईशानी करण के साथ खेलने लगी। तभी उसके फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आई। ईशानी के फोन उठाते ही उधर से एक लड़की की आवाज आई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नायरा थी। ईशानी हेलो भी कह पाती उससे पहले ही नायरा ने अपनी बॉसी आवाज में कह दिया, ईशानी। नायरा, मैं सीपी मॉल के पास खड़ी हूँ, तुमसे कुछ जरूरी काम है, आधा घंटा है तुम्हारे पास, आ जाओ। याद रहे, नायरा को किसी का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर नायरा ने फोन कट कर दिया और ईशानी फिर से सोच में पड़ गई, भला इस नायरा को मुझसे क्या काम हो सकता है? कहीं उस दिन का बदला तो नहीं लेने वाली? थप्पड़ तो मार चुकी है, अब और क्या चाहिए इसे? मिस्टर ओबरॉय को बता दूं? नहीं, उन्हें ये सब बताना ठीक नहीं रहेगा, खुद ही चलकर देखती हूँ। ईशानी नरकटपल्ली को करण का ख्याल रखने के लिए बोलकर नायरा से मिलने के लिए निकल गई। सीपी मॉल पहुँचने पर एक शख्स ईशानी को बाहर लेने आया और उसे अपने साथ मॉल के अंदर ले गया। मॉल के अंदर किसी पार्लर में ले जाकर उस शख्स ने ईशानी के हाथों में कीमती चीजों का एक बॉक्स थमा दिया और कहा, इसमें से आपको जो कुछ भी पहनना है पहन ले, कुछ ही देर में आप मैम से मिलेंगी। ईशानी कुछ सवाल जवाब करती उससे पहले ही वो शख्स वहाँ से चला गया। ईशानी ने सोचा, आखिरकार क्या करना चाहती है ये नायरा मेरे साथ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो भी हो, मुझे ये सब खत्म करके जल्दी घर निकलना चाहिए। ईशानी बक्से में से एक सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। इतने साधारण कपड़ों में भी वो किसी अमीर घराने की मालकिन लग रही थी। कुछ देर में वो शख्स वापस आया और ईशानी को लेकर एक पार्टी में चला गया। जैसे ही ईशानी ने पार्टी में अपना कदम रखा, वहाँ सारी लाइट्स बंद हो गई और एक तेज स्पॉटलाइट आकर ईशानी के ऊपर फोकस करने लगी। अब पार्टी में सबकी नजरें सिर्फ ईशानी पर थी। इतने में नायरा की आवाज आई जो माइक में बोल रही थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट ईशानी मेहता। इसकी भोली भाली शक्ल पर मत जाना, इस मासूम शक्ल के पीछे एक चालबाज और मक्कार औरत छुपी है जो मेरे विराज को मुझसे छीनना चाहती है। मगर अब इसे कौन बताए कि इसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। विराज के बिस्तर में तो इसने जरूर जगह बना ली होगी, मगर ये कभी उसके दिल में जगह नहीं बना पाएगी। नायरा के तीखे तीखे शब्दों के बाण जब ईशानी पर पड़े तब ईशानी भारी महफिल में शर्मसार हो गई।
जिस लड़की ने आज तक किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने दिया था, उसके चरित्र पर ना जाने कैसे कैसे लांछन लग रहे थे। बेबस ईशानी अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन नायरा इतने में कहाँ रुकने वाली थी। ईशानी की बेइज्जती करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस 2 कौड़ी की ईशानी ने नायरा सिंघल से बराबरी करने की कोशिश की है, और इसकी हिम्मत तो देखो। एक रोड छाप लड़की होकर महलों में रहने के सपने देख रही है। वैसे अपनी किस अदा से तूने मेरे विराज को खुश किया, जरा मेरे दोस्तों को भी तो बता। तभी भीड़ में से एक बदतमीज अमीरजादे की आवाज आई, यार नायरा, इससे पूछो ना, कुछ दिनों के लिए मेरी स्टाइलिस्ट भी बनेगी क्या? सॉरी, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ रातों के लिए। उसकी बात सुनकर नायरा और पार्टी में मौजूद लगभग सभी लोग जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। तभी नायरा ने अपनी करेली सी कड़वी जुबान चलाते हुए कहा, गाइस, इससे मुंह लगाकर अपना स्टेटस मत गिराओ। इसका हमारे सामने कोई क्लास नहीं है, ये तो बस एक मामूली स्टाइलिस्ट है। भीड़ में खड़े किसी दूर शख्स की आवाज आई, वो भी आज के बाद नहीं रहेगी। हम सभी अपने अपने कॉन्टैक्ट से कह देंगे कि स्टाइलिस्ट को काम देकर अपना वक्त बर्बाद ना करे। ईशानी सर झुकाकर अपमान सहती रही। तभी नायरा ने और जहर उगलते हुए ईशानी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, एक बात बता जरा, तेरी माँ भी यही करती है क्या? ये सुनते ही ईशानी के सब्र का बांध टूट गया। ईशानी ने गुस्से में नायरा के हाथों से माइक छीनकर कहा, बस, इनफ इज इनफ नायरा। मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब देना नहीं आता। दौलत के नशे ने आप सबको अंधा कर दिया है। अगर किसी को नीचा दिखाना क्लास होता है तो नहीं बनना मुझे क्लासी। सही कहा नायरा, मैं एक मामूली स्टाइलिस्ट हूँ, लेकिन जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते हूँ। ईमानदारी और मेहनत का खाती हूँ, अपने बाप के पैसे पर नहीं उछलती। ईशानी का ये करारा जवाब घमंडी नायरा के गले नहीं उतरा और वो ईशानी पर हाथ उठाने लगी। मगर इस बार ईशानी की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने कसकर नायरा का हाथ पकड़ा और जोर से झटक दिया। बस नायरा, अब और नहीं। और आप लोग भी कान खोलकर सुन लो। आप लोग मुझ पर हंस सकते हो, शायद मुझे काम मिलने से भी रोक सकते हो, लेकिन मेरी काबिलियत को नहीं मिटा सकते। इसलिए जिस विराज ओबरॉय से मिलने के लिए आप सबको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो खुद मुझे मेरे काम की वजह से अपने साथ रखता है। ईशानी की इन बातों में जादू था, और क्यों ना हो, ये शब्द सीधा उसके दिल से निकल रहे थे। पार्टी में खड़े लोग जो नायरा की बातों पर हंस रहे थे, अब वो ईशानी के कॉन्फिडेंस को देख तालियां बजाने लगे। इतना कहकर ईशानी वहां से निकल गई और नायरा को फिर एक बार उसी के घमंड ने शर्मिंदा कर दिया। ईशानी को जाते ही उस पार्टी में बैठकर ये सारा तमाशा देख रहे रोहित खन्ना ने नायरा से कहा, उफ, शो खत्म हुआ, अब मुझे चलना चाहिए। नायरा ने रोहित पर चिल्लाते हुए कहा, अब तुम भी छोड़कर जा रहे हो? विराज ने भी छोड़ दिया मुझे। मैंने नहीं, तुमने कुछ साल पहले मुझे छोड़ दिया था। चलो अब बाय नायरा। तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो ना? सब उस लड़की के लिए मुझे छोड़ रहे हैं। नायरा ने इतना कहकर वाइन का ग्लास जोर से जमीन पर पटक कर तोड़ दिया, लेकिन रोहित बिना इसकी परवाह किए पार्टी से निकल गया। उधर नायरा के इस तमाशे की शिकार ईशानी बेसुध होकर नंगे पैर ही सड़क पर चलती रही और अपनी जिंदगी को कोसने लगी। उसी वक्त अचानक एक कार ईशानी के आगे आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और अंदर बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि नायरा और विराज का दोस्त रोहित खन्ना था। ईशानी, मेरी कार में बैठ जाओ, काफी रात हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं याद तो हूँ ना तुम्हें? आई एम रोहित खन्ना। ईशानी ने नकली मुस्कान के साथ कार में बैठते हुए कहा, हाँ याद हो, आप भी उसी पार्टी में थे ना जहाँ सरेआम मेरी इज्जत का तमाशा बनाया गया? थैंक गॉड कि मैं उस पार्टी में था, वरना मैं इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट ईशानी से कैसे मिल पाता। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा सच में विराज के साथ कोई रिश्ता नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ उनकी स्टाइलिस्ट हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वहीं बनकर रहना चाहती हूँ। वैसे मेरा घर आ गया है, आप यहीं साइड में कार रोक दीजिए। रोहित ने सड़क के किनारे कार रोकी और मुस्कुराते हुए ईशानी की बिल्डिंग का नाम पढ़ा। ईशानी एक फीकी मुस्कान के साथ उसे बाय बोलकर अंदर चली गई। घर में आते ही ईशानी ने करण को देखा। वो गहरी नींद में सो रहा था।
पार्टी में हुई बेइज्जती से सहमी ईशानी करण के करीब आकर लेट गई और अपने हालातों के बारे में सोचते सोचते वहीं सो गई। अगली सुबह ईशानी करण को लेकर बिल्डिंग के करीब वाले पार्क में टहलने को निकली, जहां पर उसे एपी और उसके एक कलीग ने देख लिया। वफादार एपी ने तुरंत अपना फोन निकाला और ईशानी और करण की फोटो खींचकर विराज को भेज दी, जिसे देखकर विराज बौखला गया। ये लड़का कौन है? क्या रिश्ता हो सकता है इसका ईशानी के साथ? कहीं ये... विराज ने गुस्से में ईशानी को कॉल लगाया। अगर तुम 30 मिनट में मेरे घर नहीं आई तो तुम्हारी सैलरी से 1 लाख रुपए कट हो जाएंगे। क्या? मिस्टर ओबरॉय, मैं अभी बाहर हूँ। आपने ही तो मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दी थी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम आ रही हो या मैं... वेट मिस्टर ओबरॉय, मैं आ रही हूँ। ईशानी और कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट हो गया। ईशानी ने जल्दी से करण को घर पर छोड़ा और फौरन विराज के घर पहुंच गई। मिस्टर ओबरॉय, आपने मुझे बुलाया था ना? मैं आ गई, वक्त से पहले आ गई। गुड, आई लाइक इट। मैं एक स्टाइलिस्ट की बुक पढ़ रहा था, इसी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। कंफ्यूज्ड ईशानी ने विराज से पूछा। लेकिन मिस्टर ओबरॉय, आपने तो मुझे छुट्टी दी थी, फिर ऐसे अचानक? विराज ने ईशानी की छुट्टी वाली बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा। कल रात नायरा की पार्टी में क्या कर रही थी तुम? ईशानी ने हैरानी से पूछा। क्या? आपको इस बारे में कैसे पता? विराज ओबरॉय की नजरों से कुछ नहीं छुपता ईशानी, और हाँ, तुम मेरे साथ काम करती हो, इसीलिए कोई दूसरा तुम्हें काम पर रखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। विराज ने ईशानी को बातों ही बातों में याद दिला दिया कि नायरा के तमाशों की वजह से अब उसे कोई काम नहीं देने वाला, इसलिए उसे मिस्टर ओबरॉय के साथ सही से बर्ताव करना होगा। ईशानी अपने गुस्से का घूंट पीकर एक नकली मुस्कान के साथ बोली। बताइए मिस्टर ओबरॉय, आपको किस बारे में बात करनी है? एक लंबी सांस लेते हुए विराज ने जवाब दिया। आज घर पर कोई नहीं है, सभी नौकर छुट्टी पर है। क्या तुम... ईशानी को लगा विराज खाना बनाने की बात कर रहा है। उसने कहा, बताइए मिस्टर ओबरॉय, क्या बनाना है आपके लिए खाने में? विराज ईशानी के सवाल पर एक शैतानी भरी मुस्कान के साथ बोला, खाना तुम रहने दो ईशानी, पहले तुम मेरे गीले बालों को सूखा कर दो और इन्हें अच्छे से स्टाइल करो। ईशानी ने झट से हेयर ड्रायर निकाला और विराज के बालों को सुखाने लगी। कुछ ही मिनटों में ईशानी ने विराज को एक नया लुक दे दिया। ऑल डन मिस्टर ओबरॉय। विराज ने जब खुद का लुक कांच में देखा तो वो भड़क उठा। उसने अपने बाल फिर से बिखेर लिए और वहां से गुस्से में उठ गया। ईशानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय, आपको ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं आई? विराज ईशानी को बिना जवाब दिए अपने कबर्ड की ओर बढ़ गया। ईशानी उससे उसकी नाराजगी का कारण पूछती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ईशानी उसके पीछे पीछे आ ही रही थी कि विराज ने अचानक अपनी शर्ट निकालकर ईशानी के मुंह पर फेंक दी। ईशानी विराज के इस हरकत से अनकंफर्टेबल हो गई और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए सोचने लगी, कैसे इंसान है ये मिस्टर ओबरॉय, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। कबर्ड में से झांक रहे विराज ने पीछे देखे बिना ही जवाब दिया, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ मिस ईशानी। नहीं मिस्टर ओबरॉय, मैं तो बस... सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मेरा वो मतलब नहीं था। विराज ईशानी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने लिए कबर्ड से शर्ट निकालने लगता है। ईशानी दोबारा फुसफुसाते हुए कहती है, पता नहीं ये मिस्टर ओबरॉय कैसे मेरे मन की बातें सुन लेते हैं। तभी विराज ने अचानक मुड़कर कहा, एक काम करो ईशानी, आज तुम मेरा वॉशरूम साफ कर दो। मिस्टर ओबरॉय, मेरा काम वॉशरूम साफ करना नहीं है, मैं आपकी स्टाइलिस्ट हूँ। तुम ये मत भूलो कि तुम्हें पैसे की जरूरत है और ये मैं अच्छे से जानता हूँ। सो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, जाओ जाकर वॉशरूम साफ करो। ईशानी के लिए विराज आज नायरा से भी बुरा बन गया था। कम से कम नायरा ने उसकी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाया था। ईशानी मन मारकर वॉशरूम साफ करने चली गई। उसे जाता देख विराज ने शैतानी भरी स्माइल के साथ मन ही मन कहा, मिस ईशानी, आज तुम्हें पता चलेगा कि विराज ओबरॉय कौन है और तुम्हारे झूठ की सजा क्या है। काफी देर के बाद भी जब ईशानी वॉशरूम की सफाई करके बाहर नहीं आई तो विराज बेसब्र होने लगा। ईशानी को अंदर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका था। यही सोचते सोचते विराज वॉशरूम की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि वो ईशानी को आवाज लगाता, उसे वॉशरूम के अंदर से ईशानी की चीख सुनाई दी।
विराज एक सेकंड भी वेट किए बिना वॉशरूम के अंदर घुस गया और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर क्यों चीख रही थी ईशानी? क्या ईशानी बनेगी विराज के गुस्से का शिकार? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर, माई सीक्रेट हस्बैंड।